हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर धाकड़ कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज डेली करंट अफेयर्स का एक नया सेशन जिसको हम डेली करेंगे। और इस डेली करंट अफेयर्स में आपको 10 से 15 क्वेश्चन डेली मिलेंगे जिसके आंसर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होंगे। प्लस इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो डेली के साथ साथ में आप ये मत सोचिएगा कि हमारा वीकली बंद होने वाला है। वीकली करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो तो आपका चलेगा ही, यानी वीक में करीब 40 से 50 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए, या 30 क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर आऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे अगर आप रोज नहीं देख पाते हैं तो। और अगर आप रोज देख पाते हैं तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन जो है डेली लेकर आऊंगा। साथ ही साथ इनके आंसर्स तो आपको पता रहते हैं, जनरली इधर उधर से पता लग जाते हैं, लेकिन इसके साथ में मैं ट्राई करूंगा कि इसके आसपास आजू बाजू के जितने भी एस्पेक्ट हैं उनको कवर किया जाए ताकि आपके नॉलेज में वृद्धि हो पाए। और एक चीज को हम जब बार बार करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उसका बहुत फायदा मिलेगा और हमें वो याद हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा किस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया ताकि विदेशों से बसे भारतीयों को स्वदेश लाया जा सके। तो विदेशों में जितने भी भारतीय बसे हुए हैं उनको भारत लाना है और इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, यहां पर दो ऑप्शन आपके लिए दिक्कत में है। एक तो है समुद्र सेतु ऑपरेशन, सेतु मिशन, और एक है वंदे भारत मिशन। ये दोनों जो मिशन है ये दोनों ही इसी काम के लिए बने हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कौन सा किसके लिए बना है, दोनों ही इसी के लिए है। लेकिन बस फर्क इतना है कि यहां पर लिखा हुआ है कि भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कौन सा लॉन्च किया गया। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा वंदे भारत मिशन लॉन्च किया गया है। इस वंदे भारत मिशन का दूसरा फेज 2 अभी चलेगा, जिस फेज 2 में करीब 30,000 भारतीयों को हम विदेशों से लाने की बात करेंगे 149 फ्लाइट्स के माध्यम से। तो कई सारी फ्लाइट्स जाएंगी विदेश और वो जो है 30,000 भारतीयों को लेकर आएगी। ये जो समुद्र सेतु ऑपरेशन है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारी नेवी के द्वारा चलाया गया। मैंने पिछले बारे में आपको बताया भी था कि एक आईएनएस जलसा और आईएनएस मगर, ये दो जो आईएनएस जहाज है हमारे, वो गए हुए हैं माले यानी मालदीव से लोगों को लाने के लिए। तो ये ऑपरेशन समुद्र सेतु तब टिक करना है जब नेवी पूछा जाए, वायुसेना पूछा जाए, तो वंदे भारत मिशन पूछा जाए, मिशन टिक करना है। उसका फेज 2 अभी लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखिएगा यहां पर लिखा गया है कि किसे हाल ही में भारत की संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो संसद की लोक लेखा समिति क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन अगर इसका आंसर टिक करना है तो इसका आंसर है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी भारत में विपक्ष के नेता है लोकसभा में, और विपक्ष के नेता को ही इस पीएसी, इसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। यह परंपरा है। 1921 में समिति की स्थापना हुई थी पहली बार, और 1967 से इस कमेटी का हेड जो है किसी विपक्ष के नेता को ही बनाया जाता है। तो यह परंपरा है, फिक्स नहीं है, ये परंपरा है। ये कमेटी क्या है, ये कमेटी वार्षिक रूप से गठित होने वाली एक स्थायी कमेटी है जो हर साल गठित होती है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम है सीएजी एक रिपोर्ट देता है। सीएजी का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर नहीं, ध्यान रखिएगा, इसका स्पेलिंग कुछ इस तरीके से है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसको बोलते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो ये जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है उसके द्वारा एक रिपोर्ट दी जाती है। उस रिपोर्ट को जांचना कि व्यय जो है सही इच्छा से और सही किया गया या नहीं किया गया, उसको रिपोर्ट को जांचना पीएससी का काम होता है। आपको पता होगा कि सीएजी ने ही हमें एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उसने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का जिक्र किया था, कोल घोटाले का जिक्र किया था। तो सीएजी एक रिपोर्ट देता है कई बार कि बजट में जो पैसा अनाउंस किया गया है उसका किस तरीके से खर्च किया गया है। हमारे भारत में वर्तमान में जो सीएजी हैं उनका नाम है राजीव महर्षि उनका नाम है। और ये राजीव महर्षि जो है आईएएस कैडर के ऑफिसर हैं, राजीव महर्षि। और जो पीएससी कमेटी है उसका अध्यक्ष बनाया गया अधीर रंजन चौधरी। इस पीएससी कमेटी में कितने लोग होते हैं, तो इस पीएससी कमेटी में 22 लोग होते हैं, और इन 22 लोगों में 15 लोग तो होते हैं लोकसभा से और 7 लोग होते हैं राज्यसभा से। तो ये लोग होते हैं, अध्यक्ष को मिलाकर टोटल 22 लोग होते हैं। तो इसमें अध्यक्ष जो है अधीर रंजन चौधरी है, बाकी मेंबर की नियुक्ति वहां लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको बताना है कि इनमें से किस स्टार्टअप में रतन टाटा की आरएनटी कैपिटल ने हाल ही में निवेश किया है। तो रतन टाटा जब से रिटायर हुए हैं तो उन्होंने एक संस्था बनाई थी आरएनटी कैपिटल, और ये जो है कई सारे स्टार्टअप में निवेश करती है जो इनको लगता है कि बहुत अच्छा आगे कर सकते हैं, उनको फंडिंग करती है। क्योंकि नए नए उद्योगों को आपको पता है कि कोई भी लोन देना पसंद नहीं करता या उनमें कोई इन्वेस्ट नहीं करता है, लेकिन ये उनकी उद्यमशीलता को पहचान के करते हैं। तो इसका आंसर तो है जेनरिक आधार। इस जेनरिक आधार के बारे में अगर जाने तो केवल 2 साल पुरानी कंपनी है, और देखिए हौसले और हिम्मत और आप जो है अपनी लगन से कहां पहुंच सकते हैं। देखिए जेनरिक आधार जो है 2 साल पुरानी कंपनी है, और इसको जो बनाने वाले हैं उनका नाम है अर्जुन देशपांडे जो केवल 16-17 साल के युवक हैं, और इन्होंने एक कंपनी बनाई है। ये क्या करेगी,
ये काम करेगी कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं मेडिकल में, जो मेडिसिन के प्रोड्यूसर हैं, उन मेडिसिन के प्रोड्यूसर्स से ये कंपनी सीधा दवाएं जो है रिटेलर्स को बेचेगी। आप रिटेलर्स हैं तो इनसे जुड़ जाइए, आपको करीब करीब जेनेरिक दवाइयां जो है करीब दूसरी दवाइयों से 80% सस्ता मिलेगी और दूसरी दवाइयां भी 20 से 25% डिस्काउंट में आपको मिल जाएगी। तो आगे आप कस्टमर को भी अच्छे में दे पाएंगे और उन कस्टमर को भी फायदा होगा, आपको बेनिफिट होगा और ये कंपनी भी आगे ग्रो करेगी। इसीलिए रतन टाटा ने इसमें इन्वेस्ट किया है, क्योंकि इनका भी टर्नओवर तो 5-6 करोड़ रुपया है, लेकिन इनके बढ़ने के पूरे चांसेस है, बट कैपिटल नहीं है, और उस कैपिटल की डिमांड को पूरा करने के लिए ही रतन टाटा ने इसमें इन्वेस्ट किया है। हाल ही में कई सारी फेक न्यूज थी कि रतन टाटा ने इसमें 50% इन्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने बताया है, उनको ट्वीट करके बताया है कि 50% नहीं किया है, छोटा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर किया है। तो आर&टी कैपिटल ने, रतन टाटा ने जो है जेनरिक आधार, ध्यान रखिएगा जेनरिक आधार एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, तो महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी, थाने बेस्ड कंपनी है, वहां पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी को हाल ही में टीआईयू के द्वारा आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो टीआईयू के द्वारा जो आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है वो खिलाड़ी है इजिप्ट के, और इन खिलाड़ी का नाम है यूसुफ होसम। ये यूसुफ होसम जो है टेनिस प्लेयर है, और इनको प्रतिबंधित क्यों कर दिया गया, आजीवन क्यों नहीं खेल पाएंगे? इसलिए नहीं खेल पाएंगे क्योंकि इन्होंने मैच फिक्सिंग की है, और मैच फिक्सिंग करने की जो है उसी की जांच के लिए टीआईयू का गठन किया गया है। टेनिस में अथॉरिटी है जिसका जो हेड ऑफिस है वो लंदन में है, यूके में, और इसको 2008 में बनाया गया था। तो इस 2008 में बनाई गई टीआईयू का पूरा नाम है टेनिस इंटीग्रिटी यूनिटी, टेनिस इंटीग्रिटी यूनिटी। तो ये इंटीग्रिटी यूनि यानी सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी का मतलब सत्यनिष्ठा। तो आप कहीं रिश्वत के थ्रू या आप इस फिक्सिंग के थ्रू कोई काम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, उसी की जांच करती है, और मैच फिक्सिंग के आरोप में पाए जाने के बाद ही यूसुफ होसाम को इन्होंने आजीवन प्रतिबंधित कर दिया है। ये इजिप्ट के हैं, मिस्र के हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक अभ्यारण्य, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट एग्जाम में आने वाला है, किस राज्य में स्थित है? वैसे तो ये गोवा राज्य में स्थित है, बहुत सिंपल आंसर है, लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पर इसलिए चर्चा में आया है कि यहां पर हाल ही में ब्लैक पैंथर नजर आया है, और ब्लैक पैंथर जो है वहां पर पहले बहुत कम नजर आता था, या बहुत कम आया ही नहीं काफी सालों से। तो ब्लैक पैंथर अभी नजर आया है, और ब्लैक पैंथर एक शाय प्रकार का जानवर होता है जो जनरली ऐसा नजर नहीं आता है, और ये कोई अलग तरह का जानवर नहीं होता है, बस इसके कुछ जीन चेंज होने के कारण इसका कलर ब्लैक हो जाता है, और ये इसको फायदा भी पहुंचाता है शिकार करने में और दूसरों का शिकार होने में भी, क्योंकि ये नजर नहीं आता है और दूसरों का शिकार करने पर भी इसे नजर नहीं आता, तो ये आसानी से शिकार कर सकता है। तो ये नेत्रावली अभ्यारण्य, नेत्रावली सेंचुरी गोवा में भी हाल ही में देखा गया है। आपने देखा होगा मोगली, अगर आपने बचपन में देखा होगा तो बघीरा जो उसमें होता है, तो बघीरा जो है ब्लैक पैंथर है। आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से किस अभिनेत्री को हाल ही में यूनेप का गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों आंसर तो इसका दिया मिर्जा है, भारत की अभिनेत्री है, इनको पुनः नियुक्त किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की, तो सबसे पहले बात करते हैं यूनेप की। यूनेप जो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, और इस यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की शुरुआत 1972 में हुई थी, जब एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ही इसकी शुरुआत हुई थी, और इस संस्था ने बाद में बहुत सारे काम किए। इसी के द्वारा आपको पता होगा 5 जून को एक दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस इसी संस्था के द्वारा सबसे पहले चालू किया गया था। दूसरी चीज, इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं, जिनको बोला गया है कि 2030 तक पूरा करना है। इन टारगेट्स में क्या है दोस्तों? इन टारगेट्स में है कि जीरो पॉवर्टी, नो हंगर, और मैंने पिछली बार बताया भी था टूना दिवस कब मनाया जाता है, तो टूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है। उसी में मैंने आपको बताया था कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट 14 नंबर का ये भी है कि वाटर के नीचे जितने भी जीव वगैरह हैं उनका सस्टेनेबल हार्नेस किया जाए, उनको उसी तरीके से काम में लिया जाए कि आगे के लिए भी वो बचे रहें। तो ये यूनेप है, और इसका ब्रांड एम्बेसडर, गुडविल ब्रांड एम्बेसडर दिया मिर्जा को हाल ही में बनाया गया है। अगर यूनेप के बारे में एक चीज और अगर आप जाने, कभी आ सकता है, कभी संस्थाओं के हेडक्वार्टर आपको पूछे जाते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, नैरोबी केनिया में है, और नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, इनमें से किस राज्य के, कौन सा राज्य मिड डे मील राशन देने वाला? मिड डे मील तो कई सारे स्टेट देते हैं, राशन, उसमें राशन देने वाला कौन सा राज्य बना है? तो ये राज्य है एमपी। एमपी वैसे कई सारी योजनाएं लेकर आया है, जैसे एमपी में FIR आपके द्वार एक योजना है, संजीवनी वाहन एक योजना है, तो ये कई सारे जो है लेकर आया है। अब इसकी बात करते हैं मिड डे मील की। तो मिड डे मील स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन है, जो स्कूल जाने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए और वहां पर उनको पोषण के हिसाब से दिया जाता है।
तो अभी क्या हो रहा है, स्कूल बंद है कोविड-19 के कारण, और जो लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे, तो उनको क्या किया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, घर जाकर उनको राशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि वो आसानी से अपना जो है खाना खा सकें। और अभी इस महामारी में आपको पता है कि कई सारे लोग भूखमरी से मरने की भी अंदेशा है, तो इसमें ये मिड डे मील राशन प्रोग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश ने इसको शुरू किया है। आगे देखिए, एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, भारत के किस कैबिनेट मंत्री ने मानसरोवर व कैलाश के लिए नए रास्तों का शिलान्यास किया है? तो आंसर तो इसका राजनाथ सिंह है, लेकिन इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए ये है चाइना, और चाइना में ये जो है मानसरोवर, यहाँ पर एक लेक है, और कैलाश यहाँ पर पर्वत है इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या किया हमने, हिमाचल प्रदेश से एक रास्ता, जो ये आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये रास्ता हमने बनाया है अभी हाल ही में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से होके यहाँ पर एक पास है लिपुलेक, तो लिपुलेक पास होते हुए वो आप चाइना जाकर जा सकते हैं। तो ये एक नया रास्ता है, और इसको बनाया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, इस रास्ते को बनाया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये रास्ता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन में ही मानसरोवर जाया जा सकता है, जबकि पुराना रास्ता इधर देखिएगा, यहाँ पर था पुराना रास्ता। एक रास्ता तो ये था कि आप नेपाल के काठमांडू चले जाइए, और काठमांडू से फिर होकर मानसरोवर चले जाइए। दूसरा रास्ता ये था कि यहाँ से आपको हवाई यात्रा करनी पड़ती थी, और अगर आप इधर जाएं, यानी सिक्किम, ये सिक्किम है, सिक्किम से या नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रे से होते हुए आप ये रास्ता जो है ये पकड़ेंगे, तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे 5 दिनों के अंदर अंदर। ये 2 रास्ते पहले थे, लेकिन अभी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश में धारचूला से लगाकर हमने पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लिपुलेक दर्रे तक ये पास बनाया है, और इस पास के थ्रू हम कैलाश जो है बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, मानसरोवर बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत आसान रास्ता है। इसके अलावा ये जो रास्ता है, यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई है, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी है, और नेपाल ने यहाँ पर बोला है कि ये लिपुलेक जो है, लिपुलेक, ध्यान रखिएगा, लिपुलेक, लिपुलेक क्या है, एक दर्रा है, दर्रा, दर्रे को इंग्लिश में बोलते हैं पास। पास क्या होता है, एक सकड़ा रास्ता होता है जो पहाड़ों के बीच में जा सकते हैं, जैसे नाथुला है, तो अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो ला को पास बोला जाता है, जैसे साउथ की बात करें तो वहां घाट बोला जाता है, थाल घाट, पाल घाट, वैसे ला, दर्रा, पास, ये सारे एक ही चीजें हैं। तो ये क्या है, जैसे ये पहाड़ है, तो पहाड़ के बीच में अगर एक छोटा सा रास्ता, सकड़ा रास्ता है, जो रास्ता इजी वे में आप वहां से निकल सकते हैं, तो वो पास होता है, तो यहां से हम जा सकते हैं। तो यहाँ कंट्रोवर्सी क्या क्रिएट हुई है, नेपाल ने दावा किया है कि लिपुलेक के थ्रू आप रास्ता नहीं बना सकते, क्योंकि लिपुलेक दर्रा तो हमारे इधर है। अब ये बात कर रहे हैं कि 1816 में एक संधि हुई थी, सगोली की संधि। उस सगोली की संधि के अनुसार भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर का डिस्प्यूट जो है वो खत्म किया गया था, यानी बॉर्डर को ये किया गया था कि निर्धारित की गई थी कि बॉर्डर कौन सी होगी। और यहाँ पे एक नदी बहती है दोस्तों, काली नदी। इस काली नदी के इधर और उधर वाला पोर्शन डिसाइड किया गया था, लेकिन थोड़े टाइम से क्या है, काली नदी 1816 बहुत साल हो गए, करीब 200 साल हो गए, तो इसने कोर्स भी चेंज कर दिया, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। और लिपुलेक दर्रे पर तो भारतीय सैनिक 1862 के भारत चाइना युद्ध के बाद में तैनात हैं, लेकिन नेपाल जो है कई बार इसको दावा करता है। यहाँ पर पास में एक जगह भी है दोस्तों, काला पानी, तो काला पानी और लिपुलेक दोनों पर नेपाल अपना दावा करता है। इसी तरीके से नेपाल और भारत के बीच में यहाँ पर जो है आपको पता होगा एक नदी है जिसको हम बोलते हैं गंडक, और गंडक नदी के पर भी एक विवाद है हमारा, सुस्ता जगह का विवाद है। तो सुस्ता, काला पानी, लिपुलेक, ये सारे हमारे विवाद के क्षेत्र नेपाल के साथ में। वैसे नेपाल हमारा बहुत ही पड़ोसी और मित्र देश है, वीजा की भी जरूरत नहीं होती वहां जाने के लिए, लेकिन ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो है हमें सुलझाना चाहिए जल्दी से जल्दी। आगे देखते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पर बोलेगे एक घातक, ये घातक है, घातक स्टाइरिन गैस का रिसाव जो है हाल ही में हुआ था। और दोस्तों ये बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो सकती थी, लेकिन ये जो है फॉर्चुनेटली हम इससे बच गए। लेकिन अगर ये ट्रेजेडी होती तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती थी, जैसा भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ था। तो आपको बताना है कि स्टाइरिन गैस का रिसाव जो है एलजी पॉलीमर नामक फैक्ट्री से हुआ। ये कहां पर स्थित थी, तो आंध्र प्रदेश में स्थित थी, और आंध्र प्रदेश में भी ध्यान रखिएगा वाइजेग, ये विजेक एक जगह है जिसको आप विशाखापट्टनम बोलते हैं। तो विशाखापट्टनम और विजेक या वाइजेक एक ही जगह है, आप ध्यान रखिएगा। यहां पर इस स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ था। जो एलजी पॉलीमर से एक एलजी केमिकल नाम की एक कंपनी है, एलजी केमिकल साउथ कोरिया की कंपनी है। तो साउथ कोरिया की कंपनी है, उसकी सब्सिडरी एक एलजी पॉलीमर से यहाँ पर भारत में, और ये एलजी केमिकल जो है इसी को वापस हमने भी स्टाइरिन गैस का 13,000 टन का भंडार जो है वहां पर भेज दिया है। तो ये एक बड़ा हादसा हो सकता था। जैसा मैं आपको बता दूं, 3 दिसंबर को, आपने कई बार पढ़ा होगा, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक गैस रिसाव हुआ था, उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था, ये हुआ था, एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया, उसमें ये गैस का रिसाव हुआ था। लाखों लोग मारे गए थे, आज भी वहां पर प्रभाव है। और एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार था, जिसको हमारे राजनेताओं के प्रेशर से देश से बाहर भेज दिया गया था, वॉरेन एंडरसन नाम था, एंडरसन इसका नाम है, वॉरेन एंडरसन। इसकी हाल ही में थोड़ा टाइम पहले डेथ हुई थी, बिना सजा पाए लाखों लोगों की मौत का जो जिम्मेदार व्यक्ति है
वो आराम से अपनी जीवन लेविशली जिया इसने, और अभी हाल ही में थोड़ा टाइम पहले इसकी मृत्यु हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी जैसा नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। फॉर्चुनेटली हम बच गए, और ऐसा हादसा हो सकता था। आगे पढ़ते हैं। किस राज्य ने कोरोना के नमूने बिना छुए लेने के लिए संजीवनी वाहन की शुरुआत की है? तो ये राज्य भी एमपी है। ये फैसिलिटीज वाहन में है कि आप वाहन से उतरने की जरूरत आपको नहीं है, उस वाहन के अंदर से इसे फैसिलिटी की गई है कि आप नमूने ले सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। किस दिन राष्ट्रीय तकनीकी दिवस मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय तकनीकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। और 11 मई क्या इंपोर्टेंट है, हमने 11 मई और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु विस्फोट किए थे। और आपको पता होगा कि पोखरण मूवी भी इस पर बनी है। 5 विस्फोट किए थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान। हमने इसको नाम दिया था शक्ति, अभ्यास शक्ति नाम दिया था। तो इसके तहत हमने विस्फोट किए थे। इसी की याद में हमने जो राष्ट्रीय तकनीकी दिवस की शुरुआत की थी। वैसे एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं आपको, इन्फॉर्मेशन तो इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, कुछ का कुछ दे सकते हैं। परमाणु पॉलिसी के बारे में बात कर सकते हैं, और भी बातें कर सकते हैं कि हमारा नो फर्स्ट यूज है, यानी हम पहले यूज नहीं करेंगे उसको। कोई दूसरा हमला करेगा तो हम चूकेंगे नहीं, लेकिन पहले यूज नहीं करेंगे। इसीलिए हमारी जो परमाणु पॉलिसी है वो शांतिपूर्ण परमाणु पॉलिसी है। 1974 में जब इंदिरा गांधी के समय हमने पहला परमाणु विस्फोट किया था, तो हमने 18 मई 1974 को विस्फोट किया था। वो भी मई का महीना था, लेकिन 18 मई था। और हमने उस प्रोजेक्ट को नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। तो स्माइलिंग बुद्धा से आप समझ सकते हैं कि हम जो शांतिपूर्ण यूज के लिए हम परमाणु उपयोग चाहते हैं। लेकिन जो दूसरी बार हमने किया था वो शक्ति नाम का विस्फोट किया था, और उसी के कारण 11 मई को ये जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली आएगा, नोट कर लीजिएगा। 2020 का एबेल प्राइज किसे दिया गया है? तो 2020 का एबेल प्राइज जो है 2 लोगों को दिया गया है, एक तो हिलेल फर्स्टेनबर्ग को और ग्रिगोरी मार्गुलिस को। ये जो है दोनों ऑप्शन राइट है, 1 और 3rd। अब इसके बारे में आप जान लीजिए। ये जो एबेल प्राइज है इसको हम बोलते हैं मैथ्स का नोबेल। मैथ्स का नोबेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि नोबेल प्राइज में आपको पता होगा 9 मिलियन क्रोने दिए जाते हैं। स्वीडिश क्रोने होते हैं, हालांकि वो स्वीडिश क्रोने वहां की मुद्रा है, क्रोने। और इसमें भी करीब 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोने दिए जाते हैं। नॉर्वेजियन क्रोने नॉर्वे की मुद्रा है, तो ये आपस में इनका मूल्य एक जैसा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इसके एक के बदले में 1.04 मिलता है। तो ये 7.5 मिलियन क्रोने दिए जाते हैं, तो ऑलमोस्ट नोबेल के बराबर पुरस्कार राशि है। इसलिए इसको मैथ्स का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। पिछले साल केरन ओलेनबर्ग को मिला था, जो पहली महिला थी। 2003 में इस पुरस्कार की शुरुआत नॉर्वे के द्वारा की गई थी। तो ये दोस्तों मैथ्स का नोबेल है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इन दोनों के बारे में, अगर आप थोड़ा और जानना चाहें इन दोनों के बारे में, तो भी जान सकते हैं कि हेलेन फर्स्टेनबर्ग जो है ये जर्मनी के थे बेसिकली, और यहूदी थे। तो बहुत सारे अत्याचार हुए, इनके फादर की वहां पर डेथ हो गई थी। हिटलर के द्वारा कई सारे यहूदियों को मार दिया गया था, तो ये भी बच नहीं पाए थे, लेकिन ये खुद बच गए थे। इनके फादर की डेथ हो गई थी वहां पर। तो ये बाद में हिब्रू यूनिवर्सिटी आ गए, और हिब्रू यूनिवर्सिटी यानी इजराइल में पढ़ाते हैं अभी। और ग्रिगोरी जो है ये रशिया के हैं, और अभी हाल ही में येल यूनिवर्सिटी यूएसए में पढ़ाते हैं। तो अगर ओरिजिन पूछा जाए तो ये रशिया से हैं, इनका जर्मनी से। और अभी वर्तमान में पूछा जाए तो ये जो हिलेल है ये हिब्रू यूनिवर्सिटी इजराइल में पढ़ाते हैं, इजराइल में पढ़ाते हैं। और अगर बात की जाए इनकी येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं ग्रिगोरी। आगे बात की जाए, किस खिलाड़ी ने अपने संन्यास की घोषणा की है जिसने पहला पैरा ओलंपिक मेडल जीता था? तो दीपक मलिक इनका नाम है। और दीपक मलिक के बारे में अगर थोड़ी बात करें तो 2016 में इन्होंने भारत को शॉटपुट में सिल्वर मेडल दिलाया था ओलंपिक में। और ये पहली ओलंपियन बन गई थी पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली। जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो ओलंपिक हुए थे उसमें 2016 में इन्होंने शॉटपुट में ओलंपिक दिखाया था। हालांकि ये जेवलिन थ्रो की भी खिलाड़ी हैं, लेकिन इन्होंने जो दिलाया था वो शॉटपुट में दिलाया था। और ये जो है हरियाणा से बिलोंग करती है। हाल ही में इन्होंने इसलिए संन्यास दिया है क्योंकि ये इंडियन जो पैरा ओलंपिक कमेटी है, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया पीसीआई की मेंबर हैं। और हमारा नेशनल कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि अगर आप किसी संस्था के मेंबर है तो आप खिलाड़ी दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो इन्होंने खिलाड़ी अपने संन्यास उससे ले लिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में बाल मृत्यु दर जो है भारत में सबसे कम है? बाल मृत्यु दर को हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि जो इन्फेंट है, छोटे बच्चे हैं, शिशु हैं, उनकी कितनी मृत्यु होती है। तो इसको 1000 पे काउंट किया जाता है कि 1000 पे कितने लोगों की डेथ होती है। भारत में यह आंकड़ा 32 है, लेकिन जो सबसे ज्यादा डेथ होती है वो होती है एमपी में, इसका आंकड़ा है 48। अगर सबसे कम की बात करें तो नागालैंड जो है सबसे कम पर है। नागालैंड में केवल 4 डेथ होती है।
तो 1000 पर डेथ को शो करता है। और ये भी शो करता है कि कितनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और कितना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है, यानी घर पे जो डिलीवरी होती है, महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती है और घर पे ही बच्चों को जन्म देती हैं, वहां पर डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको प्रमोट किया जाए तो अस्पतालों में जो डिलीवरी होती है उससे कम हो जाती है। और इसी तरीके से एक MMR भी होता है। MMR तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है, यानी माताओं की मृत्यु दर कितनी है, तो वो जो है 1 लाख पर निकाला जाता है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। सबसे ज़्यादा जो है आसाम की मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनली मोर्टेलिटी रेट है। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपका, किस राज्य को हाल ही में किस राज्य के एयरपोर्ट को हाल ही में विश्व का सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है। तो दोस्तों ये जो एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है, बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है। लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो अवार्ड दिया गया है, ये अवार्ड विश्व का सबसे बेस्ट अवार्ड तो दिया गया है, लेकिन ये रीजनल श्रेणी में दिया गया है। और वो रीजनल श्रेणी में भी ये जो है सेंट्रल एशिया का है। सेंट्रल एशिया में जो रीजनल एयरपोर्ट है उसमें ये बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा है। अगर आपका क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे अच्छा सभी कैटेगरी में, तो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर भारत का बोला जाए रीजनल एयरपोर्ट, तो ये है। वैसे तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी ये पुरस्कार दिया गया है और उसको भी बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है। वो दिया गया है सेंट्रल एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट। और ये जो दिया गया है सेंट्रल एशिया का रीजनल एयरपोर्ट, तो सेंट्रल एशिया का रीजनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। कई सारे जो करंट अफेयर्स आपको पता होगा उन्होंने इसी को टिक किया होगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर रीजनल एयरपोर्ट बोला जाए तो बेंगलुरु, अगर सेंट्रल एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट बोला जाए सेंट्रल एशिया का, तो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अगर विश्व में सबसे अच्छा एयरपोर्ट पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, चांगी एयरपोर्ट आपका कहाँ होगा, सिंगापुर का। और ये जो एयरपोर्ट की रैंकिंग है, ये स्काई ट्रैक्स नाम की एक संस्था है जो ये जारी करती है। इसके बाद में अगर हम बात करें, अच्छा ये 15 क्वेश्चन ही थे आपके। तो दोस्तों यहीं तक हमारा सेशन है और इसको मैं हमेशा कंटिन्यू करूंगा। अभी 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपका डेली लेकर आता रहूंगा। सुबह सुबह आपका ये सेशन रहेगा और इसके बाद में आपका जो वीकली सेशन है वो भी रहेगा। इसके अलावा कुछ और मुद्दे जो हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं, जैसे एक बहुत अच्छा अगर आप समझें तो एक ट्रेमेंडस चेंज आया है 1991 में भारत की इकोनॉमी में आया था, अभी जो है आने वाला है। और अभी जो चेंज आने वाला है वो है कि भारत का जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, वो उस पर हम एक एनालिसिस वीडियो बनाएंगे कि 20 लाख करोड़ का पैकेज किसको कैसे दिया जा रहा है। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी ने सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात की है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। वो वीडियो भी आज आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो।